वेट, आपने देखा कितना स्मूथली इस लेडी ने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया? बट गेस व्हाट, शी कांट हियर. सो स्टूडेंट्स, शी इज एवेलिन ग्लीनी, दुनिया की सबसे फेमस पर्क्यूशनिस्ट, यानी कि जो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं. अब पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर साउंडेड बाय बीइंग स्ट्रक, फॉर एग्जाम्पल ड्रम्स, जाइलोफोन्स एटसेट्रा. बट ये पॉसिबल कैसे है? अब इसके लिए तो चैप्टर समझना पड़ेगा. सो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन. आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक, जहां पर हम बात करेंगे दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिशियंस के बारे में. द फर्स्ट वन इज एवेलिन ग्लीनी और दूसरे हैं हमारे बिस्मिल्लाह खान. दोनों ने ही हमें ये बहुत प्यारा सा मैसेज सिखाया है कि म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है. सबसे पहले हम एवेलिन ग्लीनी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको 300 साल पीछे ले चलूंगी, जहां से हम बिस्मिल्लाह खान और उनकी शहनाई की कहानी सुनेंगे. सो पिक्चर दिस, लंदन का एक अंडरग्राउंड स्टेशन जहां पर द रश आवर क्राउड स्टार्टेड पुशिंग एंड जॉसलिंग ईच अदर. और उसी भीड़ में देयर वाज अ स्लाइट 17-year-old गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड हु इज नर्वस एज वेल एज एक्साइटेड. अब ऐसा क्यों? Because it was her first stay to the prestigious Royal Academy of Music. But this girl was not even able to hear the sound of approaching train. जो ट्रेन वहाँ प्लेटफॉर्म पर आ रही थी उसकी आवाज भी एवेलिन ग्लीनी को सुनाई नहीं दे रही थी. All she could feel was the vibrations. But कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है. कहानी शुरू होती है when she was 8 years old, sitting at the piano, ready to play. बट उनकी मदर इजाबेल ने कुछ नोटिस किया. शी ऑब्जर्व्ड कि 3 से 4 बार नाम बुलाने के बाद भी एवेलिन ग्लीनी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग. और वहां से उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी हियरिंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है. समहाउ 3 साल तक तो एवेलिन वाज एबल टू हाइड हर प्रॉब्लम फ्रॉम हर फैमिली एंड फ्रेंड्स. व्हेन शी वाज 11 years old, it was finally revealed. कैसे? Because her marks they started deteriorating. Marks उनके कम आने लगे और ये reveal हुआ that due to gradual nerve damage, this is important students, gradual nerve damage की वजह से अब उनकी hearing ability पहले से भी बुरी हो चुकी थी and she was considered profoundly deaf. Doctors ने hearing aids and special schools का suggest किया. And imagine, जब एक छोटी सी बच्ची को ये बात पता चलेगी तो उसके लिए तो ये दुनिया already colorless हो जाएगी. एवेलिन ने भी यही समझा. Initially she started feeling as if the entire world has turned black and bleak. सब कुछ बहुत ही नेगेटिव होने लगने लगा. कोई और होता तो शायद हार भी मान जाता, बट बात यहाँ एवेलिन ग्लीनी की हो रही है तो भाई वो कैसे रुक सकती थी. She didn't give up. Most of her teachers they started discouraging her. सब ने उन्हें बहुत डिमोटिवेट किया. बट यहाँ पर उनके लिए गार्डियन एंजल बनकर आए उनके म्यूजिक के टीचर हु वाज रॉन फोर्ब्स. ही वाज आल्सो अ पर्क्यूशनिस्ट और उन्होंने एवेलिन ग्लीनी को एक बहुत सिंपल सा सजेशन दिया. ही सेड दैट स्टॉप हियरिंग म्यूजिक यूजिंग योर ईयर्स, यूज योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. वहां से आप म्यूजिक को फील करना शुरू करो. और ये एक सजेशन काम किया एवेलिन ग्लीनी के लिए एक मैजिक पोशन के जैसे. She started feeling the music and उन्होंने सबसे पहले ड्रम की बीट्स को अपने लोअर वेस्ट एंड अपर वेस्ट से फील करना शुरू किया. And that is how she discovered her own way of listening. सिर्फ सुना नहीं, म्यूजिक को उन्होंने महसूस करना शुरू किया, फील करना शुरू किया और बस फिर तो there was no going back. She never looked back और वहां से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही देखा. एवेलिन ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक और वहां सिर्फ एंट्री ही नहीं ली, अपनी क्लास की टॉपर भी बनी. शी जॉइंड ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म किया और फिर धीरे धीरे शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग सोलो. अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर भी उन्होंने किया, वर्ल्ड वाइड उन्होंने घूमना शुरू किया, कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर उन्होंने मास्टरी की and she became world's famous solo percussionist. और अब उनका सीक्रेट क्या था? सीक्रेट बस एक ही था. She doesn't simply listens to music. She feels the music. That's Evelyn Gleany for you.
तो अब जैसा प्रॉमिस किया था ना, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं 300 साल पीछे एम्परर औरंगजेब के कोर्ट में, जहां पर he got furious and immediately out of anger banned a musical instrument called पुंगी। पुंगी को उन्होंने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि it produced a shrill and unpleasant sound। पर तब एक बार्बर ने सोचा कि यार कुछ नया ट्राई किया जा सकता है। पर तब एक बार्बर ने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जा सकता है। He took a longer, broader pipe, made 7 holes और उसे एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया एंड ही नेम्ड इट शहनाई। वाई शहनाई? बिकॉज शाज के चेम्बर में बनी थी और क्योंकि एक नाई, जो कि इंग्लिश में बार्बर ही होता है, उसने इसे बनाया था, तो ये टर्म कॉइन हुआ शहनाई। और ये आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू द ईयर 1916। बिहार में चलते हैं, डुमराव स्पेसिफिकली, जहां पर एक 5 साल का छोटा सा बच्चा हमें नजर आता है गिल्ली डंडा खेलते हुए। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जीतने वाला था, एंड दैट वाज भारत रत्न। और ये बच्चा और कोई नहीं, ये थे हमारे बिस्मिल्लाह खान। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू द टेम्पल, जहां पर वो भोजपुरी सॉन्ग्स गाया करते थे और रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें मिलता था 1.25 kg का एक लड्डू, और यही उनके लिए मोटिवेशन भी बन जाता था। Born into a family of musicians, Bismillah Khan was fascinated by his uncles playing शहनाई near the गंगा घाट, और अब उनके लिए वही गंगा का किनारा उनकी क्लासरूम बन गया, जहां पर वो घंटों अपने अंकल्स को शहनाई बजाते हुए देखा करते थे और उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता था। ये ऐसे राग थे which nobody thought कि शहनाई पर भी बजाए जा सकते हैं। 14 years की एज में when he performed, उस्ताद फैयाज खान ने उन्हें कह दिया कि work hard and you will go far। और फिर तो ये सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा। 15th August 1947 when India got independence, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था बिस्मिल्लाह खान का ये अमेजिंग परफॉर्मेंस। ही बिकेम सो फेमस इंटरनेशनली कि एक ऑडिटोरियम तेहरान में इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। बट यू नो व्हाट्स ब्यूटीफुल, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जब यूएसए में इनसे कहा गया कि भैया आप यहीं सेटल हो जाइए, यहीं पर अपना एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया का जो माहौल है, स्पेसिफिकली जो गंगा घाट का माहौल है, वो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। तो म्यूजिक इंस्टीट्यूट तो आप वहाँ ले जा सकते हो, बट क्या गंगा भी वहाँ ला सकते हो? क्लियरली ये सिंबॉलिक था उनके अटैचमेंट का विद इंडिया एंड स्पेसिफिकली बनारस से। His heart always belonged to डुमराव एंड बनारस। तो एवलिन और बिस्मिल्लाह खान की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। सो एवलिन ने कहा, If you work hard and know where you are going, you will get there। और बिस्मिल्लाह खान ने तो ये सबको दिखा दिया। The true art has no religion। एवलिन के लिए उसका डेफनेस एक रोड ब्लॉक था, बट उसने इसे डिटूर बना दिया। बिस्मिल्लाह खान ने एक बैंड इंस्ट्रूमेंट को इंडिया का कल्चरल ट्रेजर बना दिया। तो स्टूडेंट्स, आपके चैलेंजेस सिर्फ आपको रोकने के लिए नहीं बने, वो आपके अंदर एक यूनिकनेस को डेवलप करते हैं। तो ये थे हमारे एवलिन एंड बिस्मिल्लाह खान, और ये स्टोरी से आई होप आपको इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। बट चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें इन दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच, थीम्स, सब कुछ जानना जरूरी है। तो चलो इसके साथ हम अपने इस पूरे चैप्टर को इस वन शॉट में कवर करते हैं। चैप्टर के कंप्लीट जिस्ट के बाद अब हम लोग फटाफट से इस वन शॉट के साथ आगे प्रोसीड करेंगे विद क्विक आउटलाइन ऑफ बोथ द पार्ट्स। कैरेक्टर स्केच हम करेंगे दोनों ही लेजेंडरी पर्सनालिटीज का, कुछ की पॉइंट्स पर बात करेंगे, हम चैप्टर की थीम्स पर बात करने वाले हैं, एंड नॉट ओनली दैट, हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंक्लूडिंग दिस सेशन विद सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। तो भाई विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम सबसे पहले बात करेंगे एवलिन ग्लीनी के बारे में। आपको ऑलरेडी इनके बारे में आइडिया लग चुका है, बट एग्जाम में आंसर लिखने के लिए you will need some expressions, you will need some phrases, you will need some words। वो कहाँ से मिलेंगे? वो यहाँ से मिलेंगे। तो
अब अगर हम एक बार क्विक रिकॉल लें तो एवेलिन ग्लीनी, शी वाज अ 17-year-old स्कॉटिश गर्ल। वाई स्कॉटिश? भाई क्योंकि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। अब वो अपनी म्यूजिकल जर्नी कहां से शुरू करती हैं? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से, जो कि लंदन में है। डिस्पाइट बीइंग प्रोफाउंडली डेफ, उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को कलरलेस बिल्कुल होने नहीं दिया और अपने इस पैशन को विदाउट एनी डाउट फॉलो किया। Her hearing loss was gradual, ऐसा नहीं था कि by birth she suffered from this hearing impairment, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Gradual nerve damage की वजह से उन्होंने सुनना बंद कर दिया। Starting at the age of 8 and then severely जो उनका ये इशू था वो बढ़ा at the age of 11, क्योंकि gradual nerve damage था। इनिशियली सभी ने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई अटेंड अ स्पेशल स्कूल विच इज स्पेसिफिकली फॉर द डेफ, बट एवेलिन शी रिफ्यूज टू गिव अप हर म्यूजिकल ड्रीम्स। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो एवेलिन ने तो साफ मना कर दिया कि मैं अपने इस पैशन को फॉलो जरूर करूंगी, मैं हार नहीं मानने वाली हूं। एंड विद द हेल्प ऑफ परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, आपको ऑलरेडी पता है ना परक्यूशनिस्ट का मतलब, तो चलो जल्दी से मुझे मीनिंग पहले कमेंट्स में बता दो, मुझे भी आइडिया लगे कि कितना आपको समझ में आया है। रॉन फोर्ब्स का नाम भी एकदम स्पैम कर दो बढ़िया से, बिकॉज इन्होंने इनकी लाइफ में ना वो फ्लेम दिया है, वो लाइट दी है जो इनकी लाइफ से उस डार्कनेस को रिमूव करने वाले थे। और वो डार्कनेस किस वजह से था? जब उन्हें पता चला कि भाई शी वाज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज उनके सामने एकदम ब्लीक एंड ब्लैक हो गई। हर चीज उनके लिए अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि भाई किसी भी तरह अपने इस करियर में आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं रॉन फोर्ब्स ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है उनकी इन प्रॉब्लम्स को कम करने में। ही सजेस्टेड कि भाई स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक, सबसे पहले तो स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशंस। आप सुन नहीं सकते हो तो क्या हो गया, आप वाइब्रेशंस तो फील कर सकते हो, तो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वाइब्रेशंस को फील करो। एंड ये सुनते ही बस एक मैजिकल पोशन जैसा काम किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। शी एक्सेल्ड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहां की टॉपर बनी, रिनाउंड मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में वो एक्सेल कर रही थी, जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, वो उनमें मास्टर बन रही थी, मल्टी परक्यूशनिस्ट वो बन गई। एंड हैज इंस्पायर्ड मिलियंस, और न जाने कितने सारे लोगों को इंस्पायर किया। ये प्रूव किया कि देखो यार, ये जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक, आप ऐसे समझो कि कुछ मोमेंट के लिए ही आपका रोड ब्लॉक कर सकती है। आपको डिसाइड करना है कि इस प्रॉब्लम को आपको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। यही काम उन्होंने किया एंड उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पोटेंशियल को ये लिमिट नहीं कर सकते। ये आपने इस चैप्टर में देखा। अब इनकी स्टोरी से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो थीम हम डेवलप कर पा रहे हैं वो क्या है? देखो, सबसे पहले तो ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रॉब्लम। ये तो हमें एवेलिन ग्लीनी एकदम चीख चीख कर समझाती है कि फिजिकल लिमिटेशंस को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाना है, राइट? हमें डिटर्मिनेशन के साथ, अपने ग्रिट के साथ इससे आगे निकलना है। ऑल्टरनेटिव परसेप्शन, राइट? आपको नए तरीके ढूंढने होते हैं। अगर आपको लग रहा है प्लान ए फेल हो रहा है तो आप प्लान बी पर काम करो। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का, आपको अलग अलग सोल्यूशंस को फिर एक्सप्लोर करना पड़ता है। सो फाइंडिंग न्यू वेज टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड व्हेन ट्रेडिशनल सेंसेस फेल। तो देखो, जिस तरह से रॉन फोर्ब्स ने सजेस्ट किया कि यार अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, इट्स बेटर टू फील द वाइब्रेशंस ना। आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट से वाइब्रेशंस को फील करो, और कैसे आपके लिए म्यूजिक एक पीस ऑफ केक नहीं बन जाता। तो इस पर काम करके उन्होंने, देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम अपना बना लिया। शी ऑल्सो टीचेस अस अबाउट परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क, कि भाई देखो, डेडिकेशन है, और अगर आपने एक बार ठान लिया है कि लिमिटेशंस को हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है, मतलब कि हमें लिमिटेशंस के डर से बैठना नहीं है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि उस प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ब्रेकिंग बैरियर्स, कि भाई कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डिसेबिलिटी को लेकर जो रहती है कि ये कुछ नहीं कर सकते। हमने चैप्टर में देखा कि कितने सारे टीचर्स ने डिस्करेज किया एवेलिन को कि यार अब कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, लेकिन अगर आप उन्हें ठान लेते हो चैलेंज करने का तो सब कुछ ईजी हो जाता है। म्यूजिक एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो अब यहां पर अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज कोई बहुत छोटा था एवेलिन ग्लीनी के लिए। जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और सोचो सबसे पहले उन्हें कितना खराब लगा होगा कि जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाहती हैं, जिस प्रोफेशन को वो अपना करियर प्रॉपर बनाना चाहती हैं,
वहीं पर सबसे बड़ा लूप होल उनके सामने नजर आ रहा था कि शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। तो अब ये कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेता, मतलब ये तो इतना डिफिकल्ट काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रूव किया कि म्यूजिक जो है ना, इट ट्रांसेंड्स, इट गोज बियॉन्ड ऑल फिजिकल बाउंड्रीज। अब आप सोचो, म्यूजिक का सीधा सीधा कनेक्शन सुनने से है, और सुनने का मतलब है आपके ईयर एकदम ठीक होने चाहिए। तो जब यहाँ पर उसी में सारा गड़बड़ हो गया है, तो फिर आप यहाँ पर म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल समझो एवलिन ग्लीनी को सक्सेस तक पहुंचाने में, बिकॉज म्यूजिक जो है इट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंडिंग वर्ड जो आया है वो ट्रांसेंड से आया है, विच मीन्स इट गोज बियॉन्ड, कि म्यूजिक के लिए सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सुनना ही है, यू हैव टू फील इट, और ये प्रूव किया एवलिन ने। देन शी टर्न्ड आउट टू बी एन इंस्पिरेशन एंड होप फॉर ऑल, सो सर्विंग एज अ बीकन फॉर अदर्स फेसिंग चैलेंजेस। जितने भी लोग लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके लिए वो एक होप बनकर आई, राइट। सो ये थीम हमने इस चैप्टर में देखा। अब अगर हम उनके कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस पर चलते हैं। शी वॉज अ स्लाइट गर्ल, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि प्लम फिजिक था, यंगर लुकिंग दैन हर 17 ईयर्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरेक्टर स्केच में हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर बात नहीं करते, कुछ क्वालिटीज पर भी बात करते हैं। तो शी वॉज डिटर्मिन्ड एंड रेजिलियंट। ये तो आप समझते ही हो, रेजिलियंट क्या होता है कि इंसान जो है हर मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी रहता है। इनोवेटिव एंड अडेप्टेबल, उन्होंने इनोवेटिव तरीके से म्यूजिक को सीखने की प्रैक्टिस की, भले ही वो रॉन फोर्ब्स के गाइडेंस पर किया हो। शी वॉज हम्बल, राइट। ऐसा नहीं है कि जब भी उनका इंटरव्यू होता है तो शी लव्स बीइंग कॉल्ड हीरोइक, है ना, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, एंड शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क। इंस्पिरेशनल है भाई, फ्री कॉन्सर्ट्स वो देती है प्रिजन में। ऐसा नहीं है कि भाई इतने बड़े पोजीशन पर आकर थोड़ा भी प्राइड या हॉटीनेस उनके अंदर आया। She provides free concerts in prisons and hospitals and very dedicated बहुत है, self-described workaholic who works harder than most classical musicians। खुद से ही कहती है कि भाई वो workaholic है। workaholic is someone जो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। empathetic, अब एम्पैथेटिक भी है, मतलब दूसरों के बारे में भी सोचती हैं। तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है कि वो यंग म्यूजिशियंस को भी सिखाएं, और खास करके जो डेफ चिल्ड्रन है उनके लिए भी कुछ काम करें। तो हम उनको एम्पैथेटिक भी बोल सकते हैं। अब ये जो टर्म्स हमने कॉइन किए, इनके लिए जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने चुने, ये डेफिनेटली चैप्टर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमें पता चले होंगे जिसकी वजह से हमने ये सब टर्म से इनको या इनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही हमें कैरेक्टर स्केच करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा अचीवमेंट्स पर बात कर ले, तो आपको पता है शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक हिस्ट्री। सबसे बड़ी सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। सॉट आफ्टर का मतलब जिसके पीछे लोग पागल हैं, मतलब लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं, जिसको बहुत फॉलो करते हैं। मास्टर ऑफ अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी की। विनर ऑफ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये आपको इन डिटेल इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 भी इनके अचीवमेंट्स याद रखते हो तो यू विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। शी ब्रॉट परक्यूशन टू द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक। एक तरह से देखा जाए तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, जब बहुत सारे म्यूजिशियंस अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को वो फोर फ्रंट पर लेकर आई। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ड्रम, जाइलोफोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम कुछ की सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पर बात करते हैं जिनका इनकी लाइफ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो उसमें सबसे पहले आते हैं रॉन फोर्ब्स। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ परक्यूशनिस्ट, जिन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को समझा और उन्हें समझाया कि भाई आप फील करो म्यूजिक को वाइब्रेशंस के थ्रू। इसके बाद इजाबेल ग्लीनी हुआ, शी वॉज हर मदर। उन्होंने ही देखा सबसे पहले कि भाई कुछ तो हियरिंग प्रॉब्लम है, और सोचो अगर मदर ही डिस्करेज कर देती तो शायद एवलिन आज यहाँ नहीं पहुंचती। उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहा है उनकी लाइफ में। एंड देन देयर इज अनदर कैरेक्टर जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, छोटा सा एक ही लाइन में डिस्क्राइब्ड है, जेम्स ब्लेड्स। एंड हु वाज ही, ये देखो इन्होंने एवलिन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिकल एबिलिटी पर उनको प्रेज किया। अगर किसी को चैप्टर में जेम्स ब्लेड्स की ये लाइन याद है तो जरा कमेंट में बता दो कि वो क्या लाइन उन्होंने बोली एवलिन ग्लीनी को, उन्होंने किस लाइन से उनकी तारीफ की, राइट। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, बस वो एक अप्रेजल जो इन्होंने एवलिन को दिया उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट और एवलिन को मिला। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिस्मिल्लाह खान की तरफ। बिस्मिल्लाह खान के लिए क्विक स्टोरी लाइन, अगर मैंने जो कुछ भी आपको स्टोरी टेलिंग के टाइम पर बताया उसी से रिलेटेड जो आपको वर्ड्स एंड वोकैबुलरी है वो यहाँ पर मिलेगी। सो द स्टोरी ट्रेसेस द एवोल्यूशन। अब उनकी जो कहानी है वो 300 साल पीछे औरंगजेब के टाइम पर जाती है। अब आप सोचोगे कि बिस्मिल्लाह खान 300 साल पहले
क्या कर रहे थे? तो वहां पर बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, लेकिन आपको उनका कनेक्शन शहनाई से जोड़ने के लिए ये सब बताया गया है कि भाई कैसे शहनाई जो है वो पुंगी से इवॉल्व होकर शहनाई बनी। तो भाई शहनाई की भी अपनी कहानी है ना। पेपे पेपे ये पूरा जो है इसकी अपनी कहानी है। जो हमारे पोपट लाल जी हैं, है ना, वो जिसका इंतजार कर रहे हैं आज तक, वो क्या कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, जिस शहनाई बजने का वो इंतजार कर रहे हैं, वो शहनाई की अपनी कहानी, और उस शहनाई को बिल्कुल आप ऐसे समझो कि लोकल स्टेज से वर्ल्ड स्टेज तक जो लाए हैं वो यही है बिस्मिल्लाह खान। एंड आप ये समझो कि एम्परर औरंगजेब के रूल के टाइम पर तो ये बैन ही हो गया था। फिर बैन हुई चीज सडनली इतना कैसे इंपॉर्टेंट हो गई, ये सब कुछ इस चैप्टर में है। और उसके पीछे रोल जो है सबसे पहला वो रॉयल बार्बर का है, राइट। रिमेंबर जब मैंने आपको बताया था कि शाज के चेम्बर्स में बनी, नाई ने बनाई तो वो बन गई शहनाई, राइट। सो नैरेटिव यानी कि जो ये स्टोरी लाइन है, अब इसको नैरेटिव बोला है क्योंकि अलग अलग इवेंट्स एक सीक्वेंस में आपको बताए गए हैं। यहाँ पर फोकस किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर। वाज बोर्न इन द ईयर 1916 इन बिहार, हु एलिवेटेड, जिन्होंने क्या किया है, एलिवेट किया है, मतलब शहनाई का स्टेज जो है वो काफी ब्रॉड किया है, उसको बहुत ऊपर लेकर आए हैं। एक सेरेमोनियल इंस्ट्रूमेंट था ये, जो सिर्फ वेडिंग या टेम्पल्स या किसी ऑस्पिशियस ओकेजन में ही प्ले किया जाता था, लेकिन उसे क्लासिकल कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया जो वर्ल्ड वाइड जाना जाने लगा। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फैसिनेशन, सोचो बचपन में जिस चीज का उन्हें शौक था, जिस चीज की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे, आज अभी तो नहीं, ही इज नॉट अलाइव एट द मोमेंट, लेकिन आप ऐसे समझो कि दुनिया इनके बारे में बात कर रही है, आप लोग चैप्टर्स में पढ़ रहे हो। तो इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बना दिया। जब इनके अंकल को ये परफॉर्म करते हुए देखते थे, म्यूजिशियन फैमिली से ही बिलोंग करते थे, तो वहां से इंस्पायर होकर आज सबसे बड़े शहनाई प्लेयर ये बन गए। तो द स्टोरी क्रॉनिकल्स हिज जर्नी टू रिसीविंग द भारत रत्न। तो ये जो स्टोरी लाइन है, ये पूरा ऐसा आप समझो एक सीक्वेंस में इनके लाइफ के बारे में बताती है कि कब इनको भारत रत्न मिला, कब कहाँ इनका नाम बना। एंड वाइल रिमेनिंग डीपली कनेक्टेड टू हिज रूट्स इन बनारस एंड डुमराव। अब ऐसा नहीं था कि इतने बड़े स्टेज पर जाकर एकदम ही वो प्राइड से भर गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ही रिमेन्ड ट्रू टू हिज ग्राउंड्स। डुमराव और बनारस आज भी इनका पहला प्यार बना रहा। अब आज भी से मेरा मतलब, आई होप आप समझ रहे हो कि बहुत लेटेस्ट तक जब इनकी डेथ हुई तब तक ये डुमराव एंड बनारस से कनेक्टेड रहे। अब थीम पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, ये तो पता चलता ही है कि अब इन्होंने देखो आउट ऑफ नोवेयर सिर्फ शहनाई को क्यों चुना, ऐसे तो न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये चैप्टर हमें हाईलाइट कराता है कि देखो जो हमारा हेरिटेज होता है उसे प्रोटेक्ट करने की भी नीड है, प्रिजर्व करने की नीड है, और उसे वर्ल्ड स्टेज तक लाने की नीड है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे गिटार एंड यूकुलेले, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जिनको तो हर कोई प्ले कर रहा है, बट वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोलक, वी हैव तबला, वी हैव हारमोनियम, जो ओकेजनली प्ले किए जाते हैं, मुझे लगता है स्कूल लेवल पर, और आई डोंट थिंक कि इतने बड़े स्टेज पर उन्हें अब कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग। और यही बात जो है बिस्मिल्लाह खान अपनी जर्नी से दुनिया के लोगों को बताते हैं कि देखो जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन तक ही लिमिटेड रह गए हैं, उनको वर्ल्ड स्टेज तक लाना बहुत जरूरी है। आप देखो क्लासिकल जो सिंगर्स होते हैं, सितार वगैरह, जो मुझे लगता है आप लोगों को अभी लेटेस्ट में बहुत सारे आपके सामने से वीडियोज आए होंगे जहां पर सितार जो प्ले कर रहे हैं उनको कितना लाइमलाइट मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, राइट। Then devotion and spirituality. He considered music as a form of worship and spiritual expression. तो ये हमें इनकी कहानी से देखने मिलता है, उनके लिए म्यूजिक एक पूजा था, राइट। पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी भी हमें देखने मिलती है। भले ही वो वर्ल्ड वाइड घूमे हो अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने इवेंट्स के लिए, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में गए हो, लेकिन इंडिया के लिए उनका प्यार जो है वो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस क्लियरली शोज हिज कल्चरल वैल्यूज। देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, उन्होंने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्न स्टेज पर प्रेजेंट किया, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन उसमें किए, जो भी नीड ऑफ द आवर थी उस हिसाब से ट्रेंड उन्होंने उसको बनाया, एंड अपने इस बेसिक से सेरेमोनियल ओकेजन में प्ले किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को इतना बड़ा स्टेज दिया। सिंप्लिसिटी वर्सेस ग्लैमर। अब आप ये समझो कि ऑब्वियसली बात है, बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो क्या उन्हें थिएटर से ऑफर या मूवीज के ऑफर उन्हें नहीं आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखा, उन्हें ऑथेंटिक यानी कि
ओरिजिनल म्यूजिकल एक्सप्रेशन ज्यादा समझ में आया ओवर कॉमर्शियल सक्सेस, कि भाई उनको क्लियरली पता था कि भाई मुझे ये सिनेमा की दुनिया नहीं समझ में आ रही है, तो आई वोंट कंटिन्यू दैट। और हार्डली 1 से 2 मूवीज के बाद ही स्टॉप्ड वर्किंग फॉर सिनेमा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो हम देखते ही हैं इनके कैरेक्टर के थ्रू। ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम, एकदम रिलीजियस मुस्लिम। ऐसा नहीं था कि अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन हिंदू टेम्पल्स में वो शहनाई प्ले कर रहे हैं, राग्स इन्वेंट कर रहे हैं गंगा घाट पर बैठकर। दिस रिप्रेजेंट्स इंडिया सेक्युलर फैब्रिक, कि भाई किस तरह से इंडिया जब बोला जाता है कि सेक्युलर है तो ये मजाक नहीं है, ये सच में है। आप ये सोचो कि ये मुस्लिम होकर टेम्पल्स में क्यों जा रहे हैं, ये थॉट इनके मन में कभी नहीं आया। एंड अपने लिए एक इंस्पिरेशन मानते हैं ये इन टेम्पल्स को और गंगा घाट को। क्लियर? अब थोड़ा सा इनके कैरेक्टर पर बात कर लेते हैं। तो भाई बैकग्राउंड अगर मैं कहूं तो ही वाज बोर्न इन द ईयर 1916, मार्च 21, बिहार डुमराव में ये पैदा हुए थे। फ्रॉम अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की ही फैमिली थी। रॉयल कोर्ट्स में जो है इनके घर के मेंबर्स परफॉर्म करते थे। ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ही वाज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के कोर्ट में वो शहनाई नवाज थे। तो म्यूजिशियंस की फैमिली से तो ये बिलोंग करते थे, तो इनका भैया खून में ही पूरा वो म्यूजिक था। देन पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बात करें तो डीपली स्पिरिचुअल, आप समझ जाओ टेम्पल विजिट करते थे, डिवोशनल अप्रोच था म्यूजिक की तरफ। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें फेमस होना था इसीलिए वो म्यूजिक कंटिन्यू कर रहे थे। पेट्रियोटिक हम समझ सकते हैं, ठीक है, काफी लव था उनका फॉर इंडिया, खास करके बनारस एंड डुमराव को लेकर। हम्बल एंड ग्राउंडेड, ये तो हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल फेम मिलने के बाद भी वो अपने रूट से जुड़े रहे। सोचो बाहर के जो किंग्स होते थे वो इनके म्यूजिक से इतना इंस्पायर होते थे कि इतने प्रेशियस सुवनीर्स इन्हें दिए जाते थे। सुवनीर्स वर्ड क्या होता है? कोई भी जैसे आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो और वहां के कुछ मेमोरेबल आइटम लेकर आते हो तो उनको सुवनीर कहा जाता है। इनफैक्ट इतना फेम था इनका कि भाई एक ऑडिटोरियम ही तेहरान में इनके नाम पर रख दिया गया। फिर भी ही वॉज कनेक्टेड टू हिज रूट्स। डेडिकेटेड आर्टिस्ट, प्रैक्टिस करते थे घंटों तक गंगा घाट पर। कॉन्स्टेंटली यूज टू इनोवेट न्यू रागास। ओके, कभी कभी तो ऐसे राग्स भी इनोवेट करते थे जो हर किसी को लगता था कि इट्स नॉट पॉसिबल प्लेइंग ऑन शहनाई, और ये कर जाते थे। ऑथेंटिक, एकदम रियल थे। इन्होंने फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर को रिजेक्ट किया कि भाई ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। सेक्युलर थॉट्स थे उनके। ही वॉज अ मुस्लिम हु प्लेड एट हिंदू टेम्पल्स, एम्बॉडिंग इंडियाज यूनिटी। तो कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर हम इनके अचीवमेंट्स पर बात करें, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। इंडिपेंडेंस डे पर ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया, उन्हें विश किया इंडिपेंडेंस डे विद हिज शहनाई। एंड ही वॉज रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। देखो कितने बड़े बड़े लेजेंडरी अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी इन्हें मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में इन्वाइट किया गया। इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, देन कैन्स आर्ट फेस्टिवल, हर जगह इन्हें इन्वाइट किया जाता था। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब आप समझ जाओ कि भाई कितने फेमस ये अपने टाइम पर थे। की रिलेशनशिप पर अगर बात करूं कि किन लोगों से इनका रिलेशनशिप रहा और कैसे ये इंस्पायर हुए, तो सबसे पहले नाम आता है अली बख्श का। अली बख्श इनके मैटरनल अंकल थे और देखा जाए तो एक तरह से पहले टीचर इनके, जिन्हें शहनाई प्ले करता देख हमारे जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंस्पायर हुए। देन वी हैव उस्ताद फैयाज खान, जिन्होंने इनको बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, कि भाई एक तरह से इनकरेज किया था जब वो 14 इयर्स के थे। और ये वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट ना बड़ा काम आता है। आप सोचो कि आपके काम पर कोई थोड़ी सी भी आपको इनकरेजमेंट या तारीफ दे देता है ना, तो एकदम बल्ले बल्ले मोमेंट हो जाता है, आप कितने खुश हो जाते हो। देन द गंगा एंड बनारस, सिर्फ लोग ही नहीं, इन्वायरमेंट ने उतना इंस्पायर किया किसको? हमारे बिस्मिल्लाह खान को। और यहां पर क्रेडिट जाता है गंगा एंड बनारस, क्योंकि यहां से इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन था इन जगहों से, जिन्होंने अल्टीमेटली उनके म्यूजिक को एक फॉर्म दिया, म्यूजिक को एक शेप दिया। तो अब देखो ये सब चीजें, सारे टॉपिक्स मैंने आपको पॉइंटर्स में प्रोवाइड किए हैं ताकि आप लोगों के लिए ये याद रखना इजी हो जाए। और अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और फिर हम साथ ही साथ करेंगे। अब इसी के साथ हम बात करते हैं
सिग्निफिकेंस ऑफ शहनाई पर, कि भाई शहनाई जिसका इतना ज्यादा इतना क्लोज कनेक्शन रहा है बिस्मिल्लाह खान के साथ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि किस तरह से एक बैंड इंस्ट्रूमेंट से वो इतना ऑस्पिशियस बन गया। हमने देखा कि कैसे पहले जब उसको औरंगजेब ने बैन कर दिया था, उसके बाद बार्बर का इंक्लूजन हुआ और शहनाई एक टर्म कॉइन हुआ विद दैट इवॉल्व्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आप ये समझो कि एक हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, है ना। हमने एक हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस हमने समझी कि किस तरह से वो पुंगी से शहनाई बनने के बाद कल्चर्स में अलग अलग तरह से इवॉल्व होने लगा। वेडिंग्स में आप समझो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया शहनाई, और टेम्पल सेरेमनीज में भी। उसके बाद इसको एस्केलेट, इसको एलिवेट किसने किया, इसको एलिवेट किया बिस्मिल्लाह खान ने। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वर्ल्ड वाइड क्लासिकल कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट इसको बना दिया फ्रॉम सिंपल सेरेमोनियल इंस्ट्रूमेंट। देन हम समझेंगे कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, बहुत ऑस्पिशियस इसकी प्रेजेंस को माना जाता है इन एनी वेडिंग और इन एनी ओकेजन। अब देखो बिस्मिल्लाह खान के अपने जो कंट्रीब्यूशन थे टुवर्ड्स म्यूजिक, उससे वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, और वो सभी पेरेंट्स से, हर किसी से ये बात बार बार बोलते थे कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। कि भाई बाकी सब चीजों के अलावा बच्चों को जो है म्यूजिक भी सिखाया जाना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान का ये सबसे रिच ट्रेडिशन है। अगर ये डिमिनिश हो जाता है तो इसमें नुकसान हमारा ही है, तो इसे प्रमोट जरूर करना है, और खासकर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को आगे बढ़ाना है जो धीरे 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 लोगों की नजरों से दूर जा रहे हैं। एंड हिज रिफ्यूजल टू एस्टैब्लिश स्कूल्स अब्रॉड, जब इनसे पूछा गया कि भाई आप जो है ना इस इंस्ट्रूमेंट को बाहर भी लोगों को सिखाओ, आपके लिए एक स्कूल ओपन किया जाएगा बाहर, लेकिन ही इमीडिएटली रिफ्यूज्ड टू इट। तो ये क्या दिखाता है, उनका डीप कनेक्शन दिखाता है टू इंडियन सॉइल। वो इस फेम से ऐसा ओवरवेल्म नहीं हुए, भावुक नहीं हुए कि भाई बस बहते चले गए, वो अपने रूट से टच में रहे। ही बिलीव्ड दैट द गंगा एंड बनारस दे वर इररिप्लेसेबल सोर्स ऑफ हिज म्यूजिकल इंस्पिरेशन। उनके हिसाब से तो उनका जो मोटिवेशन था, जो सोर्स था, इंस्पिरेशन था, वो क्या था, गंगा एंड बनारस। तो भाई वो उनको फॉरेन लैंड में तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर ये पॉसिबल है कि गंगा भी अमेरिका में बहे तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बनारस जैसा माहौल उन्हें अगर वहां मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि आपको पता है इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, और दोनों के ही आपको क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे। सबसे पहला सवाल जो है हमारे पास वो है कि व्हेन वाज एवेलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एंड व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। सबसे पहले एवेलिन की डेफनेस को कब नोटिस किया गया और कब ये कंफर्म हुआ। तो देखो हमें पता है कि डेफनेस जो है उनकी वो पहली बार नोटिस हुई व्हेन शी वाज 8 years old, राइट। इट वॉज कंफर्म्ड, और ये कंफर्म हुआ जब वो 11 years की थी। तो दो अलग अलग एज ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है। 8 years में पहली बार नोटिस हुआ, 11 years में ये कंफर्म हुआ जब स्पेशलिस्ट ने डिस्कवर किया कि भाई सीवियर हियरिंग इंपेयरमेंट हुआ है। क्यों? ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि भाई धीरे 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 उनकी एक नर्व डैमेज हुई जिसकी वजह से शी वाज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर हियरिंग इंपेयरमेंट। Next question. Who helped Evelyn continue with the music? What did he do and say? किसने हेल्प की भाई एवेलिन की? तो अभी तक आपको कमेंट्स में तुरंत आंसर कर देना चाहिए। एवेलिन की हेल्प की रॉन फोर्ब्स ने, है ना। सो परक्यूशनिस्ट, प्लीज इस वर्ड को एकदम स्पैम कर दिया करो, क्योंकि स्पेलिंग याद तभी होगी जब खुद से लिखोगे, टाइप करोगे या नोटबुक पर लिखोगे। परक्यूशनिस्ट, राइट। रॉन फोर्ब्स जो खुद एक परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने एवेलिन को हेल्प किया उसको म्यूजिक सिखाने में। He tuned two large drums, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून किया अलग अलग नोट्स में। और क्या कहा उन्होंने? सिंपल सी एक बात कही, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, एक अलग तरीके से म्यूजिक को फील करो। दिस हेल्प्ड एवेलिन रियलाइज शी कुड फील म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और यहां से वो समझ गई कि भाई वो म्यूजिक को सुन के नहीं, फील करके भी आराम से अपना करियर इस पे बना सकती है, वाइब्रेशन वो फील कर सकती थी। एंड चैप्टर में इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि कभी भी वो स्टेज पर जाती थी तो जो वुडन प्लेटफॉर्म होता था, देयर शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज, ताकि उनका बॉडी जो है उस वाइब्रेशन को बहुत इजीली फील कर पाए।
अब आपसे सवाल पूछा जाता है एवलिन म्यूजिक सुनती कैसे थी, तो आपको इसी वाइब्रेशन वाली बात को प्रेजेंट करना है प्रॉपर। एवलिन फील्स म्यूजिक थ्रू हर एंटायर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी से वो म्यूजिक सुनती थी। और ये लाइन आपके चैप्टर में मेंशन है कि म्यूजिक जो है ना वो उनके हर पार्ट से उनकी बॉडी में एंटर करता था। एंड उन्होंने ये बोला है इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन को ऐसा टच करता हुआ अंदर जाता था। चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, वो इतना क्लोजली म्यूजिक से अटैच्ड थी, कनेक्टेड थी। She senses sound through the stick into her fingertips. उनके हाथ में जो स्टिक थी, आपने बिल्कुल इनिशियल पार्ट में जो वीडियो देखी किस तरह से she was playing xylophone, अब xylophone की वाइब्रेशन उनके उस स्टिक में से उनके हाथों से होते हुए जाती थी, तो ये उनको फील होता था। feels drum resonances by leaning against them, अब सामने ड्रम है तो उसकी तरफ ऐसे लीन होकर झुक कर वो ड्रम की बीट, उनकी वाइब्रेशन को फील कर पाती थी। एंड थ्रू हर बेयर फीट ऑन वुडन प्लेटफॉर्म्स, और साथ साथ मैंने आपको अभी बताया कि वुडन प्लेटफॉर्म पर वो बेयर फीट, अनकवर्ड फीट, बिना स्लीपर्स पहने, बिना फुटवेयर्स डाले वो स्टेज पर होती थी, तो उससे भी उन्हें वाइब्रेशन फील हो जाती थी। तो इस वजह से, इस सब की हेल्प से शी वॉज एबल टू हियर म्यूजिक। Now describe Evelyn's journey from being a deaf child to becoming a world-renowned musician. अब आपको उनकी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करना है। एक तरह से ये क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर का क्विक समराइजेशन बन जाता है। तो भाई देखो, एवलिन ग्लीनी की जो जर्नी है ना, वो एक हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड से एक ग्लोबली एक्लेम्ड म्यूजिशियन तक, ग्लोबली एक्लेम्ड मतलब पूरी दुनिया में फेमस म्यूजिशियन तक बनकर आपको बहुत इंस्पायर करती है। तो आपने इसी लाइन से जो है इनका इंट्रो शुरू कर दिया। फिर आपने बताया 8 इयर्स की जब वो थी तो कैसे उनका हियरिंग इंपेयरमेंट शुरू हो गया था। एंड शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ बाय 11 तक आते आते उनको डिक्लेयर कर दिया गया दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि भाई स्पेशल स्कूल जाओ, बट एवलिन शी डिडंट एक्सेप्ट इट। उन्होंने अपने लव फॉर म्यूजिक को और भी ज्यादा बिल्कुल दिल से फॉलो किया। लाइफ चेंज हो गई जब रॉन फोर्ब्स उनकी लाइफ में आए, एनकरेज किया, एंड ही इवन सेड कि फील द वाइब्रेशंस रादर देन सिंपली हियरिंग इट थ्रू योर ईयर्स। बस क्या था, इससे उनको फर्दर ब्रेक थ्रू मिले और सबसे पहले उनको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एंट्री मिली, जहां उनको टॉप अवार्ड्स मिले। देन एवलिन वेंट टू परफॉर्म इंटरनेशनली, फिर वो बाहर की कंट्रीज में गई, वहां उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी मास्टरी पाई। नाउ टुडे शी इज अ सेलिब्रेटेड सोलो परक्यूशनिस्ट। हर जर्नी today she is a celebrated solo percussionist who has proved that disability is no barrier to success. आज की डेट में वो ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं देती है, सोलो परफॉर्मेंस देती है स्टेज पर, और पूरी दुनिया को के सामने ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि यार सक्सेस के आगे कोई डिसेबिलिटी बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है। हर जर्नी कंटिन्यूज टू मोटिवेट मिलियंस। उनकी जो ये जर्नी है वो लाखों लोगों को मोटिवेट करती है, करोड़ों लोगों को मोटिवेट करती है, खासकर उनको जो इन डिसेबिलिटीज को अपना एक बैरियर समझ बैठते हैं और उन्हें लगता है कि भाई उनके लिए उनके ड्रीम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन रह जाएंगे, वो उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस है? तो आप ये इमेज से तो क्लियरली समझ सकते हो कि देखो शहनाई जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर एंड ब्रॉडर टुवर्ड्स द एंड है। देयर आर 7 और मोर होल्स हियर, मेरे हिसाब से 7 होल्स ही हैं चैप्टर में जो मेंशन्ड है। दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, तो भाई आंसर भी आप इसी तरह से लिखोगे। The Shehnai has a longer and broader natural hollow stem than the pungi, right? With 7 holes on its body. इसकी बॉडी में 7 होल्स है, और जब इसको प्ले किया जाता है by closing and opening these holes, जैसे फ्लूट को किया जाता है बिल्कुल ऐसे ही, it produces soft and melodious sounds. ये बहुत ही soft and melodious sound प्रोड्यूस करती है। पुंगी जो है वो बहुत ही श्रिल, बहुत ही तीखी, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला और सबसे बड़ा ब्रेक कब और कहां मिलता है, ये आपको पता है। बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला बड़ा ब्रेक यानी कि सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है 1938 में, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग होती है लखनऊ में, जहां पर वो रेगुलर, बहुत ही फ्रीक्वेंट जो है शहनाई प्लेयर बन गए ऑन रेडियो। तो उनका सबसे पहला ब्रेक यही था। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15th August 1947? ये तो आपको पता है, this is very important. And why was this event historic? ये इतना historic important event कैसे बन गया? तो आपको पता है
15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले नेशन को ग्रीट किया, तो ये ऑलरेडी हिस्टोरिक बन जाता है। ही प्लेड फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, रेड फोर्ट से इन्होंने शहनाई प्ले की। दिस वाज हिस्टोरिक बिकॉज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, पहले इंडियन बने जिन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को ग्रीट किया अपनी शहनाई से, और वहां पे उन्होंने प्ले किया राग काफी टू एन ऑडियंस दैट इंक्लूडेड पंडित नेहरू, ठीक है। उस ऑडियंस में पंडित नेहरू भी बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज बिस्मिल्लाह खान लाइफ रिप्रेजेंट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो कैसे इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रेजेंट करती है। अब देखो, आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में किस तरह से उन्होंने बहुत छोटे लेवल से अपनी जर्नी शुरू की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से उनकी जो लाइफ है ना वो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाती है। वो एक डिवाउट मुस्लिम है, डिवाउट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब रिलीजियस मुस्लिम वो रहे हैं, लेकिन वो शहनाई प्ले करते थे हिंदू टेम्पल्स में, जो क्या दिखा रहा है, कम्युनल हार्मनी दिखा रहा है कि देखो अलग अलग कम्युनिटीज से होने के बाद भी हिंदू टेम्पल्स में वो चले जाते थे। उनको मन में ये नहीं आता था कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे शायद नहीं जाना चाहिए, बट ये सब वो नहीं सोचते थे। ये क्या दिखा रहा है, कम्युनल हार्मनी दिखा रहा है। He dedicated his life to preserving and promoting the traditional शहनाई, उन्होंने अपनी लाइफ ही पूरी डेडिकेट कर दी ट्रेडिशनल, यानी कि आज का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये ट्रेडिशनल था, पहले लोग इसको प्ले करते थे और उसको एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ग्लोबल फेम, उनको ग्लोरी मिली, इतनी लोग उन्हें जानने लगे, फिर भी अपने होमलैंड की तरफ वो रूटेड थे, उन्हें यहाँ से जाने का कहीं मन ही नहीं करता था। वो अपना लव जो है इंडिया की तरफ हमेशा जब भी मौका मिलता था एक्सप्रेस करते थे। आई एम डिक्लाइनिंग टू सेटल अब्रॉड, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके तो सेटल नहीं हो जाऊंगा। बिस्मिल्लाह खान ब्रिज्ड द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया है, ये जो गैप है ना ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न म्यूजिक का, इसको ब्रिज किया है, इसको कम किया है, इसको जोड़ने की कोशिश की है। टेकिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू इंटरनेशनल स्टेजेस, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इंटरनेशनल स्टेज तक वो लेकर गए। And his performances across the world showcased India's cultural depth and artistic excellence। कि भाई उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी ना पूरी दुनिया भर में, वो क्या सिंबॉलिक, किस चीज के सिंबॉलिक थी कि भाई इंडिया का जो कल्चर है वो कितना डीप है और आर्टिस्टिकली यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो कितने एक्सीलेंट है। ही वॉज मोर देन अ म्यूजिशियन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिशियन थे इसलिए उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ही वॉज अ कल्चरल एम्बेसडर, वो एक तरह से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई देखो हम अपने कल्चरल नॉर्म्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहे थे कि देखो हम सब एक हैं। तो ही यूनाइटेड पीपल थ्रू हिज आर्ट एंड अपहेल्ड द सेक्युलर इंक्लूसिव स्पिरिट ऑफ इंडिया। कि भाई इंडिया जो है वो इस आइडिया पर चलता है कि भाई लोग सभी यहाँ सेक्युलर है, यहाँ पर लोग इंक्लूसिव है, सब मिलकर साथ में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Okay, there is a conclusion as well. His legacy continues to inspire generations of musicians and lovers of Indian classical music. अब उनकी जो legacy है, देखो obvious सी बात है, जो कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, ये क्या दिखा रहा है, ये लाखों म्यूजिशियंस को इंस्पायर करता है और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के फैंस हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्यार बनाए ही रखता है। ऑलराइट, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? बिस्मिल्लाह खान को ऑफर मिला था कि भाई यूएसए के स्टूडेंट्स को भी आपको इंस्पायर करना है, उनको भी आपको सिखाना है, तो भाई क्यों ना एक स्कूल वहीं खोल दिया जाए, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब इसका रीजन आपसे पूछा है तो भाई आप क्लियर रीजन अपना एक्सप्लेन करेंगे। रीजन देखो क्या है, बिस्मिल्लाह खान वाज वंस ऑफर्ड, आप सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखेंगे कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी टू स्टार्ट अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से इसको डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका रीजन था उनका डीप कनेक्शन टू बनारस एंड द रिवर गंगा, बिकॉज अब वो इनसे दूर होकर नहीं जा सकते थे, इंडिया से बाहर वो नहीं जा सकते थे। उन्हें क्या लगता था कि देखो उनके म्यूजिक का जो सोल है ना वो
कहाँ बसा हुआ है? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द बनारस, कि बनारस का जो एनवायरनमेंट है ना उससे आगे वो खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने भी एक काउंटर क्वेश्चन कर दिया, क्या गंगा को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या रिवर गंगा वहां ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। सो दिस क्लियरली हाईलाइटेड हिज इमोशनल एंड आर्टिस्टिक बॉन्ड विद हिज होमलैंड, कि भाई अपने होमलैंड के साथ उनका कितना कनेक्शन है। एंड ही इवन एक्सप्रेस्ड कि भाई उनको ना म्यूजिक से इंस्पिरेशन, म्यूजिक के लिए जो इंस्पिरेशन आता है वो इंडिया से ही आता है। इंडिया का जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, वही उन्हें इंस्पायर करता है, स्पेसिफिकली द घाट्स ऑफ द गंगा। एंड उनके लिए ट्रेडिशंस जो है वो इसी तरह के ओरिजिनल सेटिंग में ही थ्राइव कर सकते हैं। His refusal emphasized, उनका जो ये रिफ्यूजल है ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि कल्चरल रूट्स का कितना इंपॉर्टेंस है उनके लिए। क्यों? क्योंकि इट अल्टीमेटली नर्चर्स द जेन्युइन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कि भाई ये उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपने आर्टिस्टिक आइडिया को एक्सप्रेस करने में एंड इंडिया के इस म्यूजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखने में। तो these were some important questions। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चेक करते हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स, कि कैसे आपने इस चैप्टर में सीखे गए वैल्यूज को रियल लाइफ में यूज करना है। तो अब जरा हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Compare the challenges faced by Evelyn Glennie and Bismillah Khan in pursuing their musical careers। आपसे बोला है, आपने दो लोगों के बारे में पढ़ा, उनका म्यूजिकल करियर, उनके चैलेंजेस, हर चीज के बारे में पढ़ा। नाउ यू विल हैव टू कंपेयर इट, आपको दोनों को कंपेयर करना है एंड कैसे दोनों की सिचुएशन डिफरेंट थी, या फिर कह लो कि डिफरेंट होके भी सिमिलर थी, ये आपको बताना है। तो किस तरह से आप अपने आंसर को शुरू करेंगे? देखो, आपको पता है दोनों ने फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स है, तो पहले आप सिमिलैरिटी को लिख दो, लेकिन उसमें जो डिफरेंसेस थे उस पर बात करेंगे। सो बोथ फेस्ड फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स, लेकिन अलग अलग तरह से, डिफरेंट तरीके से। एवेलिन जो है वो डेफनेस से उभर गई अपने इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक से, अपनी डिटर्मिनेशन से। वहीं अगर हम बिस्मिल्लाह की बात करें तो देखो इस सेंटेंस को हमने किस तरह से डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है। हमने वाइल करके एक ट्रांजिशन दे दिया कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने उन चैलेंजेस को, कि भाई किस तरह से ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाना है, बीच में आई रुकावटों का सामना किया। एवेलिन्स चैलेंज वाज पर्सनल, एवेलिन का जो चैलेंज था वो थोड़ा पर्सनल था, हियरिंग लॉस। बिस्मिल्लाह का जो चैलेंज था वो मोर ऑफ कल्चर था, कल्चरल चैलेंज था, कि शहनाई की जो इमेज है उसको हमें उठाना है, राइट। और बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट इस सेंस में भी मिलता है, लोग एक बारी को मजाक उड़ाने लगते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को कौन ही सुनेगा, राइट। सो बोथ शोड अनवेवरिंग डेडिकेशन, दोनों ने ही अनवेवरिंग अनशेकेबल डेडिकेशन दिखाया। उनके मेंटोर्स उन्हें बहुत अच्छे मिले एंड दे बोथ रिफ्यूज्ड टू लेट ऑब्स्टिकल्स डिफाइन देयर लिमिट्स, दोनों ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं है, कोई मुसीबत हमें बाउंड नहीं कर सकती। एंड देयर पैशन फॉर म्यूजिक यूनाइटेड देम इन ओवरकमिंग डिफरेंट स्ट्रगल्स, उनका जो ये म्यूजिक को लेकर पैशन था ना, इसने उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Bismillah Khan refused to start a Shehnai school in the USA saying, "Can you transport River Ganga as well?" ये उनके कैरेक्टर और उनके वैल्यूज के बारे में क्या सिखाता है? नाउ सी, यहां पर यही क्वेश्चन जब नॉर्मली पूछा गया था तो एक बड़े अलग तरीके से, बट आपको यहां पर क्या पूछा गया है कि कैसे आप इससे उनके कैरेक्टर को जज कर सकते हो। करना कैरेक्टर स्केच ही है, लेकिन इस स्टेटमेंट ये रेफरेंस है, तो आपको हर चीज नहीं लिखनी है, आपको किस तरह से उनका अटैचमेंट था वो बताना होगा। तो देखो कितना डिफरेंट तरह से उसी क्वेश्चन को यहाँ पर प्रेजेंट करा गया। तो दिस स्टेटमेंट रिवील्स बिस्मिल्लाह खान्स डीप इमोशनल अटैचमेंट टू हिज होमलैंड, स्पेशली द गंगा एंड द इंडियन कल्चर। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था उनके रूट्स से जुड़े रहने का। द गंगा बेसिकली इंस्पायर्ड हिज रागास एंड रिप्रेजेंटेड हिज कल्चरल आइडेंटिटी, गंगा उनके लिए इंस्पिरेशन थी, राइट। हिज रिफ्यूजल, ये उनका जो रिफ्यूजल था ये क्या दिखाता है कि देखो जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको उनके कल्चरल सॉइल से आप अलग नहीं कर सकते, और ऐसे न जाने कितने आर्टिस्ट आज भी हैं। सक्सेस अब्रॉड मेंट नथिंग, आपको बाहर जाने मिल रहा है ये उनके लिए मीनिंगलेस था। अब अगर उन्हें अपना होमलैंड ही छोड़ के जाना पड़ रहा है तो फिर ये मीनिंगलेस उनके लिए अचीवमेंट हो जाती, ये हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर भले ही हमने कैरेक्टर स्केच लिखा है, लेकिन हमने हर चीज नहीं लिखी, हम उनका कनेक्शन, उनका अटैचमेंट के ऊपर बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary,
ये लाइन हमें एवलिन ग्लीनी के रिस्पेक्ट में चैप्टर में देखने मिली। अब यहां से आपसे बोला है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो, यू विल हैव टू जस्टिफाई। अब अगर आप अग्री करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू जस्टिफाई, और मुझे लगता है सभी अग्री ही करेंगे, है ना, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात नहीं है। कैसे इसे प्रेजेंट करोगे, तो आप सीधे सीधे लिखोगे आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। कैसे, किस बेसिस पर, कि देखो जहां एवलिन ग्लीनी शी लॉस्ट हर हियरिंग, लेकिन फिर भी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी मिल गई वाइब्रेशंस की तरफ, उनका कनेक्शन बढ़ गया और कहीं ना कहीं वो म्यूजिक को फील करने लगी। हर डेफनेस, उनके डेफनेस ने उन्हें फोर्स कर दिया कि वो अपने अंदर एक यूनिक वे डेवलप करे कि वो म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर सके, जिससे उनकी परफॉर्मेंसेस और भी ज्यादा प्रोफाउंड हो गई, डीप हो गई, ऑडियंस से वो और अच्छे से कनेक्ट करने लगी। शी फील्स म्यूजिक थ्रू हर एंटायर बॉडी, म्यूजिक को वो अपने हर बॉडी पार्ट से फील करती थी, चाहे स्किन हो, चीक बोन्स हो, उनके हेयर हो, जिससे कि नॉर्मल लोगों का जो कनेक्शन होता था ना म्यूजिक से, उससे बहुत डिफरेंट उनका कनेक्शन था। एंड हर डिसेबिलिटी बिकेम हर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को ही उन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया, प्रूविंग दैट चैलेंजेस कैन लीड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज, कि भाई मुसीबतें ही आपके अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज डेवलप करा देती। क्लियर? चलो अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। चैप्टर शोज हाउ ट्रेडिशनल म्यूजिक इवॉल्व। ये चैप्टर एक्चुअली में क्या दिखाता है, बिस्मिल्लाह खान वाला पार्ट, कि कैसे पुंगी से शहनाई में आपका ये जो म्यूजिक है इवॉल्व हुआ है, टेम्पल म्यूजिक से कैसे वो कॉन्सर्ट हॉल्स में कन्वर्ट हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन कैन वर्क टुगेदर, कि ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों साथ में कैसे काम कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज व्हाइल अडैप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको चैप्टर से रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना सिखाते हैं, और वही इस क्वेश्चन से आप समझ पा भी रहे। अब यहां पर हाउ विल यू आंसर दिस, आप बिस्मिल्लाह खान के रेफरेंस से बताओगे किस तरह से पुंगी जो है वो शहनाई तक इवॉल्व हुई, और कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर तरह से इलस्ट्रेट करता है कि ट्रेडिशन एंड इनोवेशन बहुत साथ में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, हारमोनियसली काम हो सकता है। अब बार्बर म्यूजिशियन, अब आप पूरी स्टोरी बताओगे कि कैसे एक बार्बर म्यूजिशियन जो है उसने इस एसेंस को, यानी कि पुंगी के एसेंस को बचा के रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके टोनल क्वालिटी पर काम किया, उसे इंप्रूव किया और कुछ ऐसा बना दिया जो ट्रेडिशनल भी था, और उसमें क्या किया, रेवोल्यूशनरी भी कर दिया, कि बताओ वो बेसिक सेरेमोनियल ओकेजन से वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच गया। इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के ट्रेडिशनल रोल को सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज तक लिमिट नहीं किया, उसको क्लासिकल कॉन्सर्ट का स्टेटस दे दिया। एंड दिस शोज कि भाई कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप चेंज को रिजेक्ट करो, कल्चर को बचाने का मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्निटी को एक्सेप्ट ना करो, बट हमें अडेप्ट करना है ट्रेडिशंस को और करंट ट्रेंड के हिसाब से उसकी रेलेवेंस को समझना है। सो टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज व्हाइल एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी, कि भाई हम अपने हेरिटेज को भी प्रिजर्व करें, मॉडर्निटी को भी एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें कोर वैल्यूज और पर्पस को समझना चाहिए ट्रेडिशंस के पीछे, कि भाई क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन का, फिर हमें उसको कंटेम्पररी यानी मॉडर्न तरीके देने चाहिए उसी ट्रेडिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, हम उसे मॉडर्न मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। आप देखते हो इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू और न जाने कितने सारे वीडियो फॉर्मेट्स के थ्रू इतनी सारी ट्रेडिशनल कहानियां लोगों तक पहुंचती हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कल्चर हम तक नहीं पहुंच रहा है, बट हमने बस वे जो ढूंढा है वो मॉडर्न ढूंढा है। सो द की इज रिस्पेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशन व्हाइल अलाउइंग इट्स फॉर्म टू इवॉल्व नेचुरली। तो बस की यही है कि आप ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट कर रहे हो और उसका रास्ता जो है वो मॉडर्न तरीके से बना रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोथ म्यूजिशियंस अचीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, दोनों ही म्यूजिशियंस को फेम मिला, लेकिन दोनों ने ही एक अलग रास्ता चुना, कॉमर्शियल सक्सेस की तरफ ज्यादा नहीं गए। एवलिन ग्लीनी के केस में भी देखो, उन्होंने लोगों को फ्री कॉन्सर्ट्स देना ज्यादा जरूरी समझा रादर देन अर्निंग फेम, राइट। एवलिन एम्ब्रेस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज व्हाइल बिस्मिल्लाह खान लिमिटेड हिज फिल्म करियर। अब दोनों के चॉइसेस को आपको इवैल्यूएट करना है कि एवलिन का जो चॉइस था वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने मना नहीं किया, बिस्मिल्लाह खान ने फिल्म करियर तक खुद को, मतलब फिल्म करियर से की तरफ वो गए ही नहीं, उन्होंने लिमिट कर दिया। इवैल्यूएट देयर चॉइसेस, आपको दोनों की चॉइसेस को जज करना है और बताना है कि आपको कौन सा वाला अप्रोच ज्यादा मीनिंगफुल लगा। अगेन, चैप्टर पढ़ने के बाद आपके इनपुट्स की यहाँ पर डिमांड हो रही है, तो ये हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। अगर आप इस आंसर से अग्री नहीं करते हो, इट्स ओके, आप अपने आंसर्स भी बता सकते हैं। तो बोथ म्यूजिशियंस दे मेड कॉन्शियस चॉइसेस, दोनों ने अपने अपने
कॉन्शियस एंड होश हवास में कुछ चॉइसेस लिए अपने कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर, जो दोनों की ही कोर वैल्यूज और आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को प्रेजेंट करता है कि भाई दोनों अपने आर्ट की तरफ कितना ज्यादा इंक्लाइंड है। एवलिन जो है उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनली परफॉर्म किया, अवार्ड्स अलग अलग उन्होंने एक्सेप्ट किए, लेकिन हमेशा उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि भाई फ्री कॉन्सर्ट्स देने हैं प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। वहीं अगर बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो उन्होंने तो वैसे ही देखो कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल लिमिट कर दिया, रिफ्यूजिंग फिल्म अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने फिल्म अपॉर्चुनिटीज रिफ्यूज की, फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने सेटल होने से मना कर दिया ताकि वो अपनी आर्टिस्टिक प्योरिटी को बनाए रखें, स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका बना रहे इंडियन कल्चर से। तो ये दोनों के ही अप्रोचेस के अपने फायदे हैं। देखो एवलिन की जो ग्लोबल रीच थी ना, उसने कहीं ना कहीं इट स्प्रेड्स म्यूजिक्स हीलिंग पावर वर्ल्ड वाइड। अब वो बाहर दुनिया में, बाहर देशों में जाकर जब परफॉर्म करने लगी तो उनके इस म्यूजिक का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड फैला। वाइल बिस्मिल्लाह सिलेक्टिव अप्रोच मेंटेन्ड ऑथेंटिसिटी, बिस्मिल्लाह ने सोचा तो भाई उन्होंने अपने ओरिजिनल, अपने ऑथेंटिक म्यूजिक को बनाए रखने के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डिसीजन लिया। तो अब आपके ऊपर है कि आपको किसका अप्रोच अच्छा लगा। आप एवलिन का अप्रोच को भी अच्छा मान सकते हो, हम बिस्मिल्लाह खान के अप्रोच को भी अच्छा मान सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का ना आपका अपना चॉइस है। तो आई फाइंड बिस्मिल्लाह's अप्रोच मोर मीनिंगफुल, बिस्मिल्लाह खान का अप्रोच ज्यादा मीनिंगफुल लगा क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को ज्यादा फेवर किया है रादर देन कमर्शियल सक्सेस। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि देखो जो ट्रू आर्ट होता है ना, उसको हमें पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हिज कनेक्शन टू हिज रूट्स, फिर आपको बिस्मिल्लाह खान की थोड़ी सी तारीफ कर देनी होगी कि भाई कैसे उन्होंने कमर्शियल करने से अपने टैलेंट को मना कर दिया, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देखो मोस्ट मीनिंगफुल सक्सेस यही है कि अब हर चीज को पैसे से नहीं उसको खरीदने या बेचने की कोशिश करो। एंड इट बेसिकली कम्स फ्रॉम स्टेइंग ट्रू टू वंस वैल्यूज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, खास करके जब आर्ट की बात आती है। हालांकि लाइवलीहुड के लिए देखो ये करना जरूरी होता है, तो आपको जो बेस्ट लगे, दोनों ही आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अगर आप एवलिन के सपोर्ट में हो तो आप एवलिन की बात करोगे, अगर आप बिस्मिल्लाह खान के सपोर्ट में हो तो आप उनकी बात करोगे। लेट्स से कोई दोनों के सपोर्ट में तो आप वो भी लिख सकते हो कि दोनों के अप्रोचेस वर कमेंडेबल, राइट। आप डिप्लोमेटिक होके भी आंसर लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। यहां पर आपको मार्क्स जो है वो इस पे नहीं मिलेंगे कि आप कुछ प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी सोच पर और आपके करेक्ट स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किए, मेक श्योर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, कोई वोकैबुलरी आपको लगी हो कि मैम ये हमारे सिर के ऊपर से चली गई है, हमें समझ में नहीं आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।